हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल संगिनी वीरो फॉन्ट। इस वीडियो में मैं क्लास 9th की बायोलॉजी का चैप्टर 1 पढ़ाने जा रही हूँ। ओके, हमारे चैप्टर 1 का नेम क्या है? जीवन की मौलिक इकाई। क्या नेम है चैप्टर 1 का? जीवन की मौलिक इकाई, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सबसे पहले हम लोग वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ओके, हमारा ये पार्ट 1 है। देखिए लिखा है ना, पार्ट 1। अब हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है? सजीव किससे बने होते हैं। अब क्वेश्चन आएगा कि सजीव क्या होते हैं? सजीव वह होते हैं जिनमें जीवन पाया जाता है। कौन होते हैं सजीव? जिनमें जीवन पाया जाता है वह सजीव होते हैं। यानी कि किन में जीवन पाया जाता है? जैसे कि मनुष्य, इनमें जीवन पाया जाता है। खाना भी खाते हैं, सांस भी लेते हैं, पानी भी पीते हैं, पाया जाता है ना, जीवन पाया जाता है। अब हम लोग और कोई एग्जाम्पल, जैसे एनिमल हो गया, पशु जैसे जानवर, ये भी एक तरह के सजीव हैं। पक्षी भी एक तरह के सजीव हैं। कीट, ये भी सजीव हैं। पेड़ पौधे, ये भी सजीव हैं। यानी कि ये सब सजीव की कैटेगरी में आते हैं। और हमारे जो अब एक तरह के होते हैं निर्जीव, है ना, एक टॉपिक होता है निर्जीव का। तो निर्जीव कौन होते हैं? निर्जीव वह होते हैं जिनमें जीवन नहीं पाया जाता है। कौन होते हैं निर्जीव? जिनमें जीवन नहीं पाया जाता है। अब जीवन किसमें नहीं पाया जाता है? अब आप जिस कुर्सी में बैठे हैं उसमें क्या जीवन पाया जाता है? ना, उसमें जीवन नहीं पाया जाता है। कुर्सी जैसे हो गई, वो भी निर्जीव है। जैसे कि ये मेरा स्केच देखिए, क्या ये सजीव है? ना, ये निर्जीव है, इसमें कोई जीवन नहीं पाया जाता है। क्या मेरी कॉपी सजीव है? नो, ये भी निर्जीव है। ओके गाइस, अब हम लोग जानेंगे कि सजीव किससे बने होते हैं। भैया सजीव ये तो जान लिया कि कौन कौन होते हैं सजीव, लेकिन सजीव बने किससे होते हैं? तो सजीवों का जो शरीर होता है, क्या होता है? सजीवों का शरीर सूक्ष्म कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अब आप कहेंगे कि सूक्ष्म कोशिकाओं, ये कैसे? अब देखिए, जिस तरह से कोई भी घर छोटी छोटी ईंटों को जोड़ करके बनाया जाता है, छोटी छोटी ईंटों को एक एक करके जोड़ के बनाते हैं तो फिर घर बन जाता है। इसी तरह से ढेर सारी छोटी छोटी कोशिकाएं आपस में मिल जाती हैं और शरीर बना देती हैं। समझे बच्चा पार्टी? जैसे कि हमारा हाथ है, हाथ कैसे बना होगा? छोटी छोटी कोशिकाएं होंगी, छोटी छोटी कोशिकाएं होंगी, ढेर सारी आपस में मिलने के बाद हमारा हाथ बन गया कि नहीं? ऐसे तभी लिखा है सजीवों का शरीर सूक्ष्म कोशिकाओं यानी सेल्स, कोशिकाओं को क्या बोला जाता है? सेल्स से मिलकर बना होता है। कोशिका जीव की आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक। संरचनात्मक का मतलब होता है हमारी जो संरचना का जो इकाई है, संरचना की इकाई कौन हुई? कोशिका। और हमारी कार्यात्मक का मतलब हमारे जो कार्य करने की इकाई कौन सी हुई? कोशिका। समझिए बच्चा पार्टी? कार्यात्मक इकाई स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। अब हम लोगों ने जान लिया कि सजीव किससे बने होते हैं, सजीव क्या होते हैं, निर्जीव क्या होते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि कोशिका की खोज किसने की, यह कब हुई? डिस्कवरी ऑफ सेल। ओके, कोशिका, सेल, आप लोग ध्यान दे रहे होंगे, मैंने इसे हाईलाइट किया है, आई थिंक दिख नहीं रहा है। कोशिका यानी सेल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा, क्या लिखा है? लैटिन भाषा के सेलुलर शब्द से हुई है। सेलुलर शब्द का क्या अर्थ होता है? सेलुलर शब्द का अर्थ होता है एक छोटी कोठरी। क्या अर्थ होता है? एक छोटी कोठरी। छोटी कोठरी जैसे कि एक छोटी छोटी, अब जैसे कि मधुमक्खी का आपने छत्ता देखा होगा, जिस तरह से मधुमक्खी का छत्ता होता है इस टाइप में। ये देखो, ये है मधुमक्खी का छत्ता, आप देखें
मेरी ड्राइंग नहीं अच्छी है तो थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। ये इस टाइप में कुछ मधुमक्खी का छत्ता होता है, इसमें इस तरह से होल्स होते हैं, ढेर सारे होल्स मिल करके मधुमक्खी का छत्ता बना देते हैं। इसी तरह से हमारे शरीर की कोशिकाएं होती हैं, ढेर सारी आपस में मिली है ना, देखो एक के बाद एक के बाद एक जुड़ी है कि नहीं, आपस में ढेर सारी कोशिकाएं मिल करके क्या बनाया शरीर, कोई भी अंग बना दिया। इस तरह से कोशिकाएं मिल करके आपस में अंग बना देती हैं। अब जैसे कि सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर पादप कोशिकाएं, अब कोई वैज्ञानिक थे, उन्होंने सूक्ष्मदर्शी का मतलब होता है माइक्रोस्कोप, जो लैब में यूज़ किया जाता है माइक्रोस्कोप, वही उसके हेल्प से पादप कोशिकाओं का मतलब होता है पेड़ पौधों की कोशिकाएं कोठरी जैसे दिखाई देती है। किसी वैज्ञानिक ने अपने माइक्रोस्कोप से देखा होगा पादप कोशिकाओं को और उन्होंने देखा कि अरे इसमें तो कोठरी जैसी दिखाई दे रही, इसका मतलब ये जो कोठरी जैसी चीज़ें हैं इनको कोशिका उन्होंने कहा। और उन्होंने तब वह समझे कि हमारे जो शरीर की जो हमारा शरीर है इसकी हमारे जीवन की मौलिक इकाई क्या है, कोशिका। हमारे जो जिससे शरीर मिलकर बना है वह कोशिका है। कौन से वैज्ञानिक थे? वैज्ञानिक का नाम है रॉबर्ट हुक, 1665। रॉबर्ट हुक हमारे वैज्ञानिक का नाम है और उन्होंने 1665 में कार्क के सेक्शन का अध्ययन करने पर सर्वप्रथम कोशिका शब्द का प्रयोग किया। इसका मतलब क्या हुआ? एक वैज्ञानिक थे रॉबर्ट हुक, ठीक, और उन्होंने कार्क के सेक्शन का अध्ययन किया। अब आप कहेंगे कि दीदी कार्क क्या होता है? कार्क एक तरह का पदार्थ होता है। क्या होता है? कार्क एक तरह का पदार्थ होता है जो पेड़ की छाल से निकाला जाता है। पेड़ की छालों से निकालते हैं कार्क पदार्थ और फिर उसे अपने लैब में ले जा करके उसका टेस्ट करते हैं और उसमें पता चलता है कि जो हमारे जीवन की इकाई है वह कौन सी इकाई है, कोशिका। अब देखिए ये है हमारे कार्क की कोशिकाएं। इस तरह की कार्क की कोशिकाएं आपस में जुड़ी हुई थी। उन्होंने कार्क की कोशिकाओं को मधुमक्खी के छत्ते से कंपेयर किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से मधुमक्खी के छत्ता होता है सेम टू सेम तो कार्क की कोशिकाएं की संरचना है। इसका मतलब यह है वो छोटी छोटी कोठरियों के रूप में होती हैं जो आपस में मिलकर के हमारे शरीर का निर्माण कर देती हैं। ओके, अब मैं आपसे कहना चाहूँगी कि ये मैंने जो हैंड रिटन नोट्स ये लिखा हुआ है तो आप लोग प्लीज़ इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 2 3। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आप लोग इसे लिख लीजिएगा प्लीज़। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी। क्या है टॉपिक? कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी। मैथियस जे स्लाइडन, ये एक वैज्ञानिक थे। वैज्ञानिक का नाम क्या था? मैथियस जे स्लाइडन। इन्होंने सन 1838 यानी 1838 इस दिन मतलब इस साल इन्होंने तथा थियोडोर स्वान एक और वैज्ञानिक थे जिन्होंने सन 1839 यानी 1839 दो वैज्ञानिक थे। कौन कौन से वैज्ञानिक थे? मैथियस जे स्लाइडन और थियोडोर स्वान। उन्होंने अपने अपने समय पर एक जो मैथियस जे स्लाइडन थे उन्होंने 1838 यानी 1838 और थियोडोर स्वान जो थे उन्होंने 1829 यानी 1839 यानी 1839 ने कोशिका का सिद्धांत प्रतिपादित किया। उन्होंने कोई कोशिका का सिद्धांत दिया। याद रखिएगा किस वैज्ञानिक ने किस सन में, जो मैथियस जे स्लाइडन थे उन्होंने किस सन में किया था, देख लो सही से। मैथियस जो जे स्लाइडन थे उन्होंने 1838 में यानी 1838 में तथा थियोडोर स्वान जो थे उन्होंने 1839 यानी 1839 में कोशिका का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इस सिद्धांत की मुख्य विशेषताओं के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है, क्या पॉइंट है? कोशिकाएं जीवों की संरचनात्मक इकाई होती हैं। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि कोशिकाएं जो होती हैं हमारे शरीर की संरचनात्मक इकाई होती हैं। सभी जीव एक या एक से अधिक
कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। जाहिर सी बात है, हर पूरी संसार में, इस दुनिया में सारे जीव एक या फिर एक से अधिक कम से कम एक कोशिका और ज़्यादा से ज़्यादा ढेर सारी कोशिका हो सकती है, एक या एक से अधिक। इन ढेर सारी कोशिकाओं से मिलकर के सपज शरीर बना होता है। जो अमीबा होता है वो एक कोशिकीय जीव होता है, यानी कि वो एक कोशिका से बना होता है। उसके शरीर में केवल और केवल एक कोशिका पाई जाती है। इसीलिए ये जो अमीबा नामक कीटाणु है, ये हमारे गंदे पानी में पाया जाता है। इस तरह पानी वगैरह में ज़्यादातर पाया जाता है। और पैरामीशियम भी, ये भी एक कोशिकीय जीव है ना। यूग्लिना हो गया, किस ढेर ऐसे जो कीटाणु हैं, ये हैं जीव हैं, ये सब एक कोशिकीय जीव हैं। समझे बच्चा पार्टी? अब हमारा जो सेकंड पॉइंट है लिखा हुआ है, कोशिकाएं उपापचय क्रियाओं की इकाई होती हैं। जाहिर सी बात है, जो कोशिकाएं होती हैं वो उपापचय क्रियाओं की इकाई होती है। कोशिकाएं आनुवांशिकता की भी इकाई होती हैं। हम लोग आनुवांशिकता के बारे में आगे चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप आनुवांशिकता का मतलब समझ सकते हैं कि जैसे डीएनए। ओके, डीएनए तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। आप लोग गोनी मूवी में नेम भी सुना होगा इस चीज़ का, तो आप लोग रिलेट कर सकते हैं कि डीएनए क्या। ओके, डीएनए की भी इकाई होती है। हमारा जो फोर्थ पॉइंट है, हमारे एक वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक का नाम था विर्चो, और उन्होंने सन 1855 यानी 1855 विर्चो नामक जो वैज्ञानिक थे, देखिए बहुत ही ध्यान से, ये देखिए हमारा जो फोर्थ पॉइंट है विर्चो हमारे एक वैज्ञानिक थे विर्चो। इन्होंने 1855 यानी 1855 के अनुसार, उन्होंने जो विर्चो कहते थे उनके अनुसार, विर्चो क्या कहते थे उनके अनुसार, विर्चो के अनुसार नई कोशिकाएं केवल पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से ही बनती हैं। यानी कि जो नई कोशिकाएं होती हैं वो पहले वाली कोशिकाओं के ही विभाजन से बनती है। अब कैसे, चलो हम लोग समझते हैं। जैसे कि हमारे पास ये कोई कोशिका है, ठीक, ये हमारी कोई कोशिका है, देखें ज़रा ध्यान से, ये हमारी कोशिका है। अब ये इसने पोषण वोषण लिया, खाना पीना खाया और फिर उसके बाद इसने ये दो कोशिकाओं में ऐसे 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 करके ऐसे विभाजित हो गई ना। पहले इसने पहले जैसे ये दो कोशिका में विभाजित हो गई है, ऐसे ही इससे पहले भी कोशिका थी, उसके विभाजन से ये बनी, फिर इसके विभाजन से ये दो कोशिकाएं बनी। और जब विभाजित होती हैं कोशिकाएं तो एक नए रूप में होती हैं, यानी कि उनका नए तरह से फिर से शुरुआत से जीवन स्टार्ट होता है। अभी ये पुरानी हो गई थी, मतलब कि इसका जो वो था जीवन काल समाप्त होने वाला था, तो ये अपने दो कोशिकाओं में विभाजित हो गई। और विभाजित होने के बाद फिर ये दो कोशिकाएं फिर से जीरो से इनका जीवन काल स्टार्ट हो गया। जैसे कि एक बच्चे नया जन्म लेता है तो बिल्कुल एक जीरो से स्टार्ट होता है उसका जीवन काल, बहुत ही छोटा होता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता है। वैसे ही ये दो कोशिकाओं में विभाजित होने के बाद ये बहुत छोटी छोटी थी, फिर धीरे धीरे बड़ी हुई, खाना पीना खाया। उसके बाद ये भी बूढ़ी होने वाली थी, तब इस वाली ने अपना दो कोशिकाओं में ये विभाजित हो गई और ये वाली अपना दो कोशिकाओं में विभाजित हो गई। देखो देखिए, ये वाली इन दो कोशिकाओं में विभाजित हो गई। ये वाली कोशिकाएं कैसे बनी? इस कोशिका के विभाजन से। ऐसा विर्चो का मानना था कि जो नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिका के विभाजन से होता है। देखिए, ये वाली कोशिका कैसे बनी? इसके विभाजन से। ये वाली कोशिकाएं कैसे बनी? इसके विभाजन से। और ये वाली कोशिकाएं कैसे बनी? इसके विभाजन से। समझ गए कि जो कोशिकाएं हैं, नई कोशिकाएं कैसे बनती हैं? पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से बनती हैं। और पुरानी कोशिका कैसे नष्ट होती है? नई कोशिकाओं में तब्दील हो जाती है, वह नई कोशिकाओं में टूट जाती है। दो अलग अलग कोशिकाएं तो कभी 2 में टूट जाती हैं, तो कभी 3 में, कभी 4 में। तो उनका कोई ये फिक्स नहीं है कि वो कितने, संख्या नहीं फिक्स है कि वो कितने उसमें विभाजित होंगी।
विभाजित होती हैं और अपने आप को एक नया रूप देती है। ये अपने जीवन को एक नए सिरे से चलाती हैं। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ना समझ में आया हो तो प्लीज़ एक बार वीडियो को रिवाइंड कर दीजिएगा, पीछे करिए, उसके बाद फिर से एक बार समझिए तो आपको पक्का समझ में आ जाएगा। हम लोगों का 4th पॉइंट कंप्लीट हो गया था। क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है देखिए, कुछ कोशिकाएं अपना आकार बदल लेती हैं। हाँ, कुछ कोशिकाएं समय के अनुसार अपना आकार बदल लेती हैं, कभी छोटी होती हैं, कभी बड़ी होती हैं। जैसे कौन सी कोशिकाएं, जैसे एक कोशिकीय जीव कौन कौन से, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया, ये सब। ठीक, विभाजित हो लेती हैं। फिर प्रत्येक कोशिका में क्या लिखा है, प्रत्येक कोशिका में कुछ ना कुछ विशिष्ट घटक होते हैं। प्रत्येक कोशिका का कोई ना कोई विशिष्ट स्पेशल वाला एलिमेंट होता है, घटक होता है, जिन्हें क्या कहते हैं, कोशिकांग कहते हैं। कोशिकांग यानी सेल ऑर्गेनल्स। कुछ हर, जैसे कि हमारे शरीर के विशिष्ट घटक क्या हैं, हाथ हैं, पैर हैं, मुंह है और उंगलियां हैं। तो ये सब हमारे विशेष घटक हैं। तो इनको क्या बोल देते हैं हम लोग, अंग बोलते हैं कि हमारे शरीर के अंग हैं अंग। इसी तरह से कोशिकाओं के शरीर में जो विशिष्ट घटक होते हैं उसे कोशिकांग कहते हैं, यानी कोशिकाओं के अंग कहते हैं। ओके, ये कोशिकांग मिलकर एक मूलभूत इकाई बनाते हैं। एक उसका ढेर सारी कोशिकांग, यानी जैसे हमारे शरीर के अंग आपस में मिलकर के, जब अगर हमारे शरीर में हाथ, पैर, मुंह ये सब नहीं होंगे तो क्या हमारा शरीर बन पाएगा? नहीं। हमारा शरीर क्यों बन पाता है? जब हमारे शरीर के सारे अंग मिलकर के मिलते हैं तब तो हमारा शरीर बनता है। ठीक उसी तरह से कोशिकाओं का भी हाल होता है। वो भी अपने जो अंग होते हैं उन्हें आपस में जोड़ते हैं और कोशिकाएं बन जाती हैं। ठीक, समझ में आया कि कोशिकाएं कैसे बनती हैं। अब हम लोग आएंगे कोशिकाओं की संरचना के बारे में जानेंगे। कोशिकाओं की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स। एक जीव में होने वाली क्रियाएं सूक्ष्म स्तर पर प्रत्येक कोशिका के अंदर होती हैं। जाहिर सी बात है, जो क्रियाएं हमारे अंदर होती हैं वही क्रियाएं कोशिकाओं के अंदर भी होती हैं। हमारे अंदर कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं? जैसे कि हम लोग खाना खाते हैं यानी पोषण लेते हैं, तो कोशिकाएं भी पोषण लेती हैं। उन्हें भी भैया कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा की आवश्यकता के लिए वह लोग पोषण लेती हैं, फिर पोषण से ऊर्जा बनाती हैं, फिर ऊर्जा से वो लोग कार्य करती हैं। ठीक, और जैसे हम लोग सांस लेते हैं, सांस क्यों लेते हैं? हम लोग जिंदा रहने के लिए सांस लेते हैं ना। क्यों लेते हैं सांस? हम लोग जिंदा रहने के लिए लेते हैं। जिंदा इसी तरह से ठीक सेम टू सेम कोशिकाएं भी सांस लेती हैं, उन्हें भी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है और वो लोग भी सांस लेके जिंदा रहती हैं। जिस तरह से हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक उसी प्रकार कोशिकाएं भी ऑक्सीजन ग्रहण करती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करती हैं, यानी कि छोड़ती हैं, मुक्त करती हैं। ठीक, इसी कारण कोशिका को एक चलता फिरता कारखाना कहा गया है। कोशिका को क्या कहा गया है कि भैया ये एक चलता फिरता कारखाना है, इसमें तो ये चलती भी रहती है, सारे काम करती रहती है, खाना खाती रहती है, पोषण लेती रहती है, श्वसन करती रहती है, सांस लेती रहती है, सारे काम करती रहती है और नई कोशिकाओं में विभाजित भी हो जाती है। ये चलता फिरता कारखाना है, यानी कि फैक्ट्री। जिस प्रकार किसी कारखाने में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के निर्माण के, कोई कारखाना होता है वहाँ पर विभिन्न प्रकार की वस्तु का निर्माण होता है अलग अलग। जैसे कोई कारखाना है स्केच बनाने का, तो उसमें ढेर सारी चीज़ें पहले एक जगह पर स्केच का ये बनेगा, ये क्या है, कैप। एक जगह पे ये पीछे वाला बनेगा, एक जगह पे इसकी ये वाली बॉडी बनेगी, एक जगह पे इस सारी चीज़ों को जोड़ने का काम चलेगा। इसी तरह से हमारी कोशिकाओं में के अंदर भी ये सब काम होते हैं। क्या लिखा है? जिस प्रकार किसी कारखाने में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के निर्माण के लिए उनके प्रकार की मशीनें एवं कर्मचारी होते हैं,
उनको मतलब अलग अलग काम के लिए उनके अलग अलग कर्मचारी होते हैं, अलग अलग मशीनें होती हैं। इसीलिए ऐसे ही सेम टू सेम कोशिका में भी होता है। पोषण के लिए उनका अलग एक होता है, एक जगह जहाँ उनका पोषण होना है, एक जगह श्वसन के लिए होता है, एक जगह ऐसा जगह होता है जहाँ पे वो लोग अपना फूड स्टोर करती हैं, यानी खाना स्टोर करती हैं। बस उसी प्रकार उसी तरह कोशिका में भी विभिन्न पदार्थों के निर्माण एवं समन्वय के लिए अलग अलग कोशिकांग होते हैं। कोशिकाओं में भी अलग अलग पदार्थों का निर्माण होता है कि नहीं? तो उसके लिए अलग अलग तरह के कोशिका के अंग होते हैं जो अपना अपना काम करते हैं। अब हम लोगों ने समझ लिया कि कोशिकाओं की संरचना क्या होती है, कोशिका सिद्धांत क्या होते हैं। अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रेडी? 1 2 3। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। ये देखिए, इसमें हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है, प्रत्येक पादप कोशिका के चारों ओर कोशिका भित्ति होती है। ये देखिए, पहले आप क्या लिखा हुआ है? प्रत्येक पादप कोशिका के चारों ओर क्या होती है? कोशिका भित्ति होती है। देखिए, ये होती कि नहीं होती है? ये एक तरह की कोशिका है। क्या है? कोशिका है। ठीक, जैसे कि हमारे शरीर में हमारे चारों ओर क्या होती है? हमारी स्किन होती है। देखिए, हमारी स्किन है, ये स्किन है हमारी, हम लोग इसको कहते हैं स्किन, त्वचा। इसी तरह से जो कोशिकाओं में कोशिकाओं की जो स्किन होती है, ये जो बाहर वाली ये जो लेयर है, ये दिख रही होगी आप लोगों को। आप लोग ध्यान से देखें, ये बाहर वाली जो लेयर, ये बाहर वाली लेयर है जो, बस इसे ही कोशिका की स्किन कहते हैं, यानी कोशिका भित्ति कहते हैं। इसका काम क्या होता है? देखिए, इसमें क्या लिखा है? लिखा है यह कोशिका की रक्षा करती है। हमारी स्किन रक्षा करती है। किस चीज़ से रक्षा है? जैसे कोई चोट ना लग जाए, इन सबसे रक्षा करती है कि नहीं? तो इसी तरह से कोशिकाओं की रक्षा कौन करता है? कोशिका भित्ति। बाहर की जितने भी वो होते हैं खतरा, बाहर के जितने भी खतरे होते हैं वो सब कोशिका भित्ति झेलती है। वो कोशिका भित्ति झेलती है। ठीक है, कोशिका भित्ति का क्या काम होता है? कोशिका की रक्षा करना। हमारा जो सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट है माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका के पावर हाउस होते हैं। हमारे शरीर का जो, जैसे कि हमारे शरीर में खाना खाते हैं, फिर उसका हमारा पावर हाउस क्या हुआ? जिससे हमें ऊर्जा मिलती है, यानी कि हमारा पेट हुआ। इसी तरह से कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया एक जगह होती है, एक चीज़ होती है उसके अंदर, उसका कोशिका का अंग होता है, उसका नाम होता है माइटोकॉन्ड्रिया। वह कोशिका का क्या होता है? पावर हाउस होता है। कैसा दिखता है? ऐसा, इस तरह का कुछ। ये देखिए, दिख रहा है ना? ये होता है इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया। इस तरह देखो, उंगली की तरह ऐसे बना हुआ है, उंगली की तरह। ये सब कोशिका का क्या है? पावर हाउस है। इससे हम लोग को ऊर्जा मिलती है। ये ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। देखिए, ऑक्सीजन ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है, ऊर्जा दे रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? पावर हाउस होता है कोशिका का। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, बहुत ही डीपली पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगी आपको। इसमें खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से ऊर्जा उत्पन्न होती है, यानी खाद्य पदार्थों को वो पचाता है, और पचाने से क्या उत्पन्न होती है? ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह ऊर्जा कोशिका के विभिन्न अपचयी क्रियाओं में उपयोग आती है। यह जो ऊर्जा होती है वो कोशिका में विभिन्न बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो कोशिका के काम आती हैं। ठीक, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, जिस प्रकार कारखाने में कच्चे माल से अंतिम उत्पाद बनते हैं, उसी प्रकार से कोशिका के हरित लवकों में CO2 व जल से प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करके क्या है हमारा जो क्या हरित लवक की कहाँ बात हो रही है? ये देखिए, ये कोशिका के अंदर हरित लवक होता है। ये देखो, है हरित लवक होता है। इसकी सहायता से
प्रकाश संश्लेषण होता है और प्रकाश संश्लेषण से इस सौर ऊर्जा यह उत्पन्न करता है। देखो ठीक है ना, लिखा है कि उसी प्रकार कोशिका के हरित लवकों में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, जल CO2 और H2O कार्बन डाइऑक्साइड और जल से प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करके शर्करा बनती है। इसके अंदर शर्करा बनती है, जो हमारा प्रकाश की ऊर्जा होती है उसको लेते हैं और शर्करा बनाते हैं। शर्करा यानी कार्बोहाइड्रेट्स या ग्लूकोज कह सकते हैं, जिसमें सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बंधित किया जाता है, यानी सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। शर्करा के ऑक्सीकरण से आवश्यकता अनुसार ऊर्जा मुक्त होती है। शर्करा का फिर ऑक्सीकरण होता है, यानी ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट्स, उसका हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीकरण करते हैं और फिर उससे ऊर्जा मुक्त होती है। हमारा जो फोर्थ पॉइंट है, क्या पॉइंट है हमारा फोर्थ पॉइंट है राइबोसोम कणों का प्रोटीन निर्माण की मशीन कहते हैं। राइबोसोम जो होते हैं उन्हें प्रोटीन के निर्माण की मशीन कहा जाता है। राइबोसोम क्या होते हैं, देखो राइबोसोम इस टाइप में दिख रहा है, राइबोसोम दिख रहा है ना, ये होती है, ये यहाँ पे प्रोटीन बनता है। हमारा कहाँ है, ये फोर्थ पॉइंट है, जहाँ एमिनो अम्लों के जुड़ने से, एमिनो अम्ल जो प्रोटीन की इकाई होती है वो एमिनो अम्ल होती है सॉरी गाइस, एमिनो अम्ल होती है, उसके जुड़ने से प्रोटीन बनते हैं। प्रोटीन सभी जैव क्रियाओं का एंजाइम रूप में नियंत्रण करते हैं। जो प्रोटीन होते हैं वो सभी जैव क्रियाओं, जितनी भी क्रियाएं होती हैं कोशिकाओं में, उनका वो लोग नियंत्रण करते हैं, कंट्रोल रूम एक तरह से। ये फिर फिफ्थ पॉइंट है अवर्णीय लवकों में कारखाने के गोदाम की भांति मंड, प्रोटीन व वसा, यानी कि अवर्णीय लवक एक तरह का अवर्णीय लवक अंग होता है। कहाँ पे है अवर्णीय लवक, इसमें भी अवर्णीय लवक भी पाए जाते हैं, है ना गाइस, इसमें अवर्णीय लवक भी पाए जाते हैं, जहाँ पर क्या क्या स्टोर होता है, मंड स्टोर होता है, प्रोटीन स्टोर होता है, वसा स्टोर होती है। ये सब हमारा एक तरह से गोदाम की तरह कार्य करता है। हमारा 6 पॉइंट है केंद्रक के गुणसूत्रों में स्थित DNA, जिसको इंजीनियर कहा जाता है, तथा RNA, जिसको सुपरवाइजर कहा जाता है या ठेकेदार का कार्य करते हैं। जो DNA होता है वो एक तरह से इंजीनियरिंग का कार्य करता है, और जो RNA होता है यानी सुपरवाइजर, इसका मतलब होता है ठेकेदार का कार्य करता है। ये देखो है, ये केंद्रक है, इसको नियंत्रण कक्ष भी बोलते हैं, यानी कि कंट्रोल रूम। इसमें RNA भी ये उपस्थित होता है, DNA भी उपस्थित होता है, और अलग अलग तरह के ये लोग कार्य करते हैं, जिनकी देख रेख में विभिन्न कार्य संपन्न होते हैं। ये लोग एक तरह से काम करवाते हैं, भाई ये काम करो, वो काम करो, अभी इतना पेंडिंग बड़ा है काम, इस काम को जल्दी करो, ऐसे। अतः केंद्रक नियंत्रण कक्ष होता है, जो केंद्रक होता है उसे कहते हैं कंट्रोल रूम। DNA होता है हमारा इंजीनियर, और RNA क्या होता है, RNA एक तरह से दूध का कार्य करता है वो। अब मैं आपसे कहना चाहूँगी, ये मेरे हैंड रिटन्स का आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए जल्दी से। 1 2 3, आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। अब आप लोग इधर फिगर का भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए जल्दी से। 1 2 3, आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। फिगर का भी आप लोगों को शायद समझ में आया होगा, अगर ना आए तो फिर एक बार वीडियो को रिवाइंड करके आप लोग देख लीजिएगा जल्दी से, ठीक। और मेरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो को देखने के लिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस लिख दीजिए। ये हमारा पार्ट 1 था, अब नेक्स्ट हमारा पार्ट 2 आएगा। जल्दी हम लोग मिलते हैं हमारे क्लास 9 के चैप्टर 1 के पार्ट 2 के साथ। ओके, बाय बाय।